नमस्ते। इस जल प्रलय में लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। कृति का भाग 1 प्रश्न उत्तर खंड। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु के अभ्यास खंड की हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। उत्तर देंगे, बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपनी सुरक्षा के प्रबंध और अत्यावश्यक सामानों को जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी और कंपोज की गोलियां इकट्ठा करना शुरू कर दिया ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके और उन्हें इन सब का अभाव न झेलना पड़े। दुकानों से सामान हटाए जाने लगे और सभी लोग बाढ़ के आने की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, इस जल प्रलय जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जल प्रलय में जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं कि उसमें लेखक स्वयं भी उत्सुक था कि ऐसा क्या कुछ होने वाला है, वो सब चीज हमें यहां देखनी है। मनुष्य होने के नाते लेखक भी जिज्ञासु थे। उन्होंने बाढ़ के कहर को कभी भोगा नहीं था। हाँ, वे बाढ़ पर लेख, कहानी, रिपोर्टाज आदि अवश्य लिख चुके थे। मात्रा गलती है, यहां पर हम ठीक कर देते हैं। मात्रा ठीक की जा चुकी है, लिख चुके थे। परंतु किसी नगर में, विशेषकर अपने नगर में पानी किस प्रकार घुसेगा यह जानना बिल्कुल नया अनुभव था। उन्हें घुसते हुए पानी को देखने की बड़ी उत्सुकता थी। किन्हें? लेखक ये चाहते थे कि वो स्वयं भी इस प्रकार वो देखें। तीसरा प्रश्न देखिए, सबकी जहान पर यही जिज्ञासा थी, सबकी जुबान पर यह जिज्ञासा थी। सबकी जुबान पर यह जिज्ञासा थी कि पानी कहां तक आ गया। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। सबके मन में पानी कहां तक, सबकी जुबान में या सबके मन में यही था कि प्रश्न कि पानी कहां तक आ गया, इसकी ही जिज्ञासा थी, पानी कहां तक आ गया। इन शब्दों से हम जनमानस के कौतूहल, उत्सुकता और सुरक्षा की भावना प्रदर्शित होती हमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखें, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया और क्यों। बाढ़ के निरंतर बढ़ते हुए जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के बढ़ते हुए निरंतर जल स्तर को मृत्यु का तरल दूत कहा गया। बढ़ते हुए जल ने अपनी भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदाएं किसी को बताकर नहीं आती, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी सरकार सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए इंतजाम पहले ही कर ले। आपदाओं से संबंधित उपकरणों का उचित रख रखाव होना चाहिए ताकि समय आने पर उसका उपयोग किया जा सके। नंबर 3, आपदाओं से निपटने का सभी को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और अंतिम जनता तथा सरकार को आपदाओं के समय सूझबूझ, धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। यह जो हम पढ़ रहे हैं यह प्रश्न हमारे अध्याय इस जल प्रलय में से पंक्ति उठाई है, उस पंक्ति के माध्यम से व्यंग्यात्मक स्वर में उसकी मानसिकता को जांचने का प्रयास किया गया है। उक्त कथन द्वारा, उत्तर देखेंगे, उक्त कथन द्वारा लोगों में पाए जाने वाली क्षेत्रता की भावना, स्वाभाविक कठोरता एवं पारस्परिक द्वेषपूर्ण मानसिकता पर चोट की गई है। यह आम दुखी ग्रामीण के मन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को भी दर्शाती है। लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर कि संकटग्रस्त व्यक्तियों का हालचाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। इस प्रकार यहाँ उसकी स्वाभाविक मानसिकता और उसकी प्रतिक्रिया को दर्शाने का प्रयास यहाँ लेखक ने किया है।
अगला प्रश्न, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? अब उत्तर देखिएगा, उत्सुक लोग, जिज्ञासु लोग बाढ़ को देखने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे, बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था, इसलिए अन्य सामानों की दुकानें जहां बंद होने लगी थी, वहीं पान की बिक्री अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि पान खाते खाते वो आनंद उठाते हुए उस बाढ़ के दृश्य को देखना चाहते थे। 8वां प्रश्न, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? जब लेखक को इस बात का एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है, तो वे रोजमर्रा की चीजें जुटाने में लग गए। उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ से गिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने पढ़ने के लिए किताबें भी खरीद ली। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया। मैं छत पर जाकर वो बैठ करके अपना समय व्यतीत कर सकते थे और वहां पर किताबें आदि पढ़ सकते थे। अगला देखिएगा प्रश्न, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है? अब जहां जहां बाढ़ आती है वहां पर इस प्रकार की बीमारियां, जिसका उत्तर हम देने वाले वो फैल सकती हैं। जैसे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त, पेचिश, बुखार, डायरिया, कॉलरा आदि अनेक भयंकर बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। साथ ही पानी के बार बार पैर में लगने के कारण पकने तथा घाव भी हो सकते हैं। यानी पानी जब बार बार पानी बढ़ेगा, आप पानी में पैर रखेंगे तो निश्चित रूप से पैर में अनेक प्रकार छाले हो सकते हैं, यानी कि घाव हो सकते हैं, और पैर की जो त्वचा है, चमड़ी है, वो गल सकती है। इस प्रकार के अनेक रोग वहां पर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? दोनों ने, अर्थात कुत्ता और उस व्यक्ति विशेष ने दोनों किस भावना के वशीभूत होकर ऐसा किया? नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। दोनों में परस्पर गहरा लगाव था। दोस्त होने के नाते उसमें पशु और मानव का भेद नहीं रह गया था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, यहां तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। और इसी अपनेपन लगाव की भावना से वशीभूत होकर कुत्ता भी पानी में कूद गया होगा। इस प्रकार से लेखक ने इस जल प्रलय अध्याय में यह सब बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देखें आप, 11वां जो हमारे सामने है। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास। इस प्रकार से लेखक अपनी स्थिति को व्यक्त करना चाहता है। मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्ड आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? कुछ भी उसके पास नहीं है, कलम भी चोरी हो गई, इसलिए वह बार बार इस प्रकार की चीजें अपने मन में उनके पास होती तो वह टाइम पास कर सकता था, लेकिन अब उसके पास नहीं है तो सोच रहा क्या करे। अब लेखक एक कलाकार प्रवृत्ति के होने के कारण उन्हें कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मूवी की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वे इस बात का जीवन चित्रण कर सकें। परंतु यदि वे ऐसा करते तो वे केवल एक दर्शक बनकर रह जाते और बाढ़ को साक्षात अनुभव करने का अवसर उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने उपयुक्त कथन कहा कि अच्छा है कुछ नहीं है मेरे पास। अगर वो कुछ होता, कलम होती, टेप रिकॉर्ड होता, मूवी कैमरा होता, तो इस प्रकार से वह उस चीज का चित्र खींचने में, चित्र बनाने में या कुछ लिखने में समय व्यतीत कर देते। परंतु अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वह आराम से आनंद पूर्वक उस बाढ़ का दृश्य देख रहा है, उस जल प्रलय का आनंद उठा रहा है, उसमें क्या कुछ घटित हो रहा है उसको अपनी आंखों से देख रहा है। आगे बताने का प्रयास किया गया है। आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख हमें यहाँ पर करना है। ऐसी कोई घटना बताइए जिससे मीडिया ने उस प्रकार का चित्रण किया हो और उसमें वो घटनाएं समस्याएं बनी हो। जहां मीडिया समाज को जागृत करने का काम करता है, जागृत करने का प्रयास करता है, वहीं कई बार समस्याओं को बढ़ा भी देता है। उदाहरण स्वरूप बाबरी मस्जिद कांड। इस घटना को इतना बढ़ा चढ़ा कर मीडिया ने दिखाया कि जिसमें परिणाम स्वरूप पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आ गया। कई बार क्या होता है, मीडिया अपने, जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, पत्रकारिता को, वो कई बार अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और वो कई चीज ऐसी दिखा देता है जो कि समाज में हितकर नहीं होती। इस तरीके से सांप्रदायिक दंगे बढ़ने की बात इस अध्याय में लेखक बताना चाहते हैं। आपने देखी सुनी आपदा का वर्णन कीजिए। आपने कोई ऐसी आपदा सुनी हो, देखी हो, उसका वर्णन आप कर सकते हैं। जुलाई 2005 पूरा मुंबई शहर बाढ़ में डूब गया था। पूरा का पूरा शहर जल में डूबा
हुआ था। करीब 1 बजे के आसपास वर्षा ने अपने आप को प्रलयंकारी रूप धारण कर गई। वह करीब हफ्ते भर जारी रहा। लोग दफ्तर, दुकानों और काम के स्थानों फंसे के फंसे रह गए। नन्हे बच्चे विद्यालय में बिना बिजली के पूरी रात काटने के लिए मजबूर हो गए। इस त्रासदी में न जाने कितनी जाने गई और देश की आर्थिक राजधानी को कितना आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। जैसे कि अपने देखी सुनी आपदा का वर्णन करना है, यद्यपि इसका उत्तर हम अपने अलग से दे चुके हैं, लेकिन यहां पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, यह आज 10 मई 2020 में हम बैठे हैं और 10 मई 2020 के दिन की यदि चर्चा करें तो हम यह कह सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में, ऐसी आपदा, ऐसी महामारी जिस काल में हम सब गुजर रहे हैं, जैसे कोविड-19 या कोरोना वायरस द्वारा जो महामारी पूरे विश्व में फैलाई गई, जो कि नवंबर 2019 में आई, विश्व में सामने आई और 2020 में हम आज बैठे बात कर रहे हैं। 10 मई हमें आज हो चुकी है। लगातार इस महामारी का जिक्र हम देख रहे हैं और कितने अधिक संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। और यदि भारत की ही बात करें, मेरे प्यारे भारत देश की यदि बात करें, तो लगभग 64,000 संक्रमित हैं आज कोरोना वायरस से और लगभग 2000 व्यक्तियों की मृत्यु भी यहां पर हो चुकी है। और प्रतिदिन 2000-3000 संख्या में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए बड़े सोचनीय विषय है। हम बड़े डर के माहौल में जी रहे हैं कि क्या करें और क्या ना करें। इसलिए इस प्रश्न के उत्तर में आपदा, महामारी प्राकृतिक आपदा है या जिसे हम कृत्रिम बताएं, ये तो हम कह नहीं पाएंगे। इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किसके द्वारा ऐसा किया गया है, लेकिन फिर भी कोविड-19 के इस माहौल में सभी संक्रमित होते नजर आ रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को बचाए तो कैसे बचाए। इसलिए जहां तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित आदेश हैं, उनकी यदि पालना करें तो हम अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर हम सब अपने अपने घरों में हैं और घर में रहेंगे तो सुरक्षित रह सकते हैं। और व्यक्ति को किसी भी विशेष जरूरी काम है तो वह घर से बाहर निकले और तुरंत वापस लौट करके सैनिटाइजर करे अपने आप को, या साबुन सर्फ से या किसी प्रकार से अपने हाथों को धोए और 20 सेकंड तक लगातार अपने हाथ धोए और अपने आप को संक्रमित होने से बचाए, अपने परिवार को बचाए। मुंह पर मास्क रखे, मास्क नहीं है तो किसी प्रकार से वह टॉवल आदि को अपने मुंह पर रख सकता है, अपने आप को बचा सकता है। इसलिए ऐसी महामारी, जहां तक मैंने स्वयं अनेक बुजुर्गों से इस बारे में बात की है जो लगभग 80-90 साल के हो चुके हैं कि क्या आपने इस प्रकार की कोई महामारी देखी सुनी, तो कहते हैं कि हमने अपने जिंदगी में ऐसी कोई महामारी, ऐसी दशा जो आजकल हो रही है, हम सब की कुछ नहीं देखा। इससे आजकल हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। सब कुछ बंद पड़ा है। धीरे धीरे करके देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। निरंतर रात और दिन इसी बारे में वो सोचते रहते हैं। राज्य सरकारें भी निरंतर इस बारे में कुछ न कुछ कार्य कर रही हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। मैं तो यही कहूंगा, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को बचाओ ही रखें, बचाते रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आनंदपूर्ण रहें और इस कोविड-19 कोरोना नामक महामारी से अपने आप को, अपने परिवार को, स्वयं को, आसपास को, सबको बचा करके रखें। जैसे कि एक स्थान पे मैंने पढ़ा, यानी कि 2020 के अंदर जो व्यक्ति अपने परिवार को बचा पाया, स्वयं बच पाया, तो कहते हैं वही सबसे बड़ा पूंजीपति है। यानी कि इस महामारी से स्वयं को यदि अपने आप को बचा लिया, अपने परिवार को बचा लिया, तो और किसी पूंजी की आवश्यकता ही नहीं है। वही सबसे बड़ा पूंजीपति, क्योंकि ऐसी महामारी, ऐसा जो दानव है, ऐसा जो वायरस है जिसको मैं दानव कह रहा हूं, कि जो दिखाई ही नहीं पड़ता, पता नहीं कितना सूक्ष्म है। अगर कोई दिखाई देने वाला शत्रु हमारे सामने हो तो हम जरूर से लड़ाई कर सकते हैं, परंतु ये तो दिखाई ही नहीं देता। न दिखाई देने वाले शत्रु से रात और दिन हमारे कोरोना वायरस जो दुनिया भर के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पुलिस प्रशासन है, निरंतर लड़ रहा है। सफाई कर्मचारी, उन सभी को मैं धन्यवाद भी देता हूं। आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार प्यार बरसाते रहें, इस लगातार देखते रहें। स्मार्ट इन दी वर्ल्ड मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है और मैं हूं डॉक्टर बसंत बंसल। धन्यवाद।